उससे पहले क्या आपको हेडिंग दिख रही है? बताइए, हेडिंग क्या दिख रही है? सी पार्ट। जरा मुझे पहले बताओ, ए पार्ट और बी पार्ट में क्या था? ए पार्ट क्या बता रहा था? शेयर का मीनिंग और शेयर के काइंड्स। बी पार्ट क्या बता रहा था? बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं किसमें? इश्यू और अलॉटमेंट में। अब पूरी इश्यू अलॉटमेंट की प्रोसेस डन। चलिए, सी पार्ट का हेडिंग इश्यू अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। हम जो भी सिक्योरिटी इश्यू करते हैं कैसे करते हैं, उसका अगर अलॉटमेंट होता है तो कैसे होता है। इससे पहले उन्होंने जनरल जनरल बातें बताई। कोई भी कंपनी फंड रेज कर रही है, क्यों? आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ। कैपिटल उनको बढ़ानी है, लेकिन क्यों बढ़ानी है कैपिटल? एक्सपेंशन, ग्रोथ, कोई न्यू वेंचर आपको ओपन करना है। अगर मैं कह रही हूँ आईटेक्स को पैसे की जरूरत है तो मैं एक नई ब्रांच का प्लान कर रही हूँ, मैं कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, तो जनरल जनरल बातें, न्यू वेंचर। मेन रीजन ऑफ रेजिंग कैपिटल, किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल रेज करना है तो उसके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, ठीक है। न्यू वेंचर ओपन करना, रिपेइंग डेट करना, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना, या फिर मैं किसी दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहती हूँ, मेरी मर्जी। ग्रोथ करने के 10 तरीके। किसी दूसरी कंपनी को जो अच्छी तक खासी चल रही है उसको खरीदना भी हो सकता है। तो ये सारे रीजन है। तो ये पूरा पैराग्राफ जनरल जनरल बातें कर रहा है। आओ नेक्स्ट हेडिंग चले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3। चैप्टर 3 से मुझे याद आया, कंपनीज एक्ट के टोटल सेक्शंस कितने हैं बच्चों? पक्का सेक्शन 470 है। और कितने चैप्टर्स? 29। गुड। शेड्यूल 7। चलो, वेरी गुड। तो यहां पे कौन से चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको क्या बताता है? हेडिंग है ये, मतलब पूरा चैप्टर 3, मतलब जितने भी पूरे सेक्शन है, ये सेक्शन किससे रिलेटेड है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है पब्लिक ऑफर और दूसरा पार्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। समझना, पब्लिक ऑफर मतलब हम आईपीओ लेके आ रहे, एफपीओ लेके आ रहे हैं, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लेके आ रहे हैं, और जिसको भी इंडिया के किसी भी बंदे को इसमें से शेयर खरीदना खरीद सकता है, क्योंकि ये जनता के लिए है, पब्लिक ऑफर है। चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मैंने तुम लोगों को चुना, सिलेक्टेड पर्सन को मैं दे रही हूँ, सिलेक्टेड पर्सन को। प्रोस्पेक्टस किस में इशू किया जाएगा? प्रोस्पेक्टस किस में इशू किया जाएगा? पब्लिक ऑफर। जब मैं पब्लिकली दे रही हूँ तो मैं एक प्रोस्पेक्टस अच्छा खासा बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं अपनी कंपनी की बहुत तारीफें करूंगी, जेन्युइन सारी बातें बताऊंगी, ताकि जनता वो प्रोस्पेक्टस पढ़े और मेरी कंपनी में पैसा लगाए। समझ में आए? दैट वाज पब्लिक ऑफर। लेकिन यही जब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूंगी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि मैं सिलेक्टेड लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। मैंने चुना कि भैया मुझे अंबानी को लेना है। अंबानी के पास मैं एक प्राइवेट ऑफर लेकर जाऊंगी, पब्लिक ऑफर नहीं लेके जाऊंगी। क्या लेके जाऊंगी? एक प्राइवेट ऑफर, कि भैया ये देख लो हमारी कंपनी, प्लीज हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो कंपनी ने सिलेक्ट किया कौन शेयर खरीदेगा। अब मैंने अंबानी को अप्रोच किया तो अंबानी हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर उसने हाँ बोल दी तो मैंने प्राइवेटली प्लेस किया। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? प्राइवेटली प्लेस किया। उसने ना बोल दी तो चलो किसी और के पास। तो ऐसे मैंने तुम लोगों को सेलेक्ट किया है। पल्लू, थोड़ी देर से मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो प्राइवेटली मैंने क्या किया है? तुम लोगों को सिलेक्ट किया है, तुम लोग को मैं प्राइवेटली दूंगी। लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है? क्या अवेलेबल है? क्या नहीं। तो ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहले ही आपको पब्लिक ऑफर के बारे में बताएगा, फिर ये प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दोनों की प्रोसेस सही तरीके से, कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, सेक्शन 23 बोलता है कि कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, दोनों के दोनों क्या कर सकते? दोनों के दोनों क्या कर सकते? सिक्योरिटी इशू कर सकते। दोनों कर सकते। क्या पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है? पल्लू खड़ा हो जा। हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में खड़ा हो जा भाई। जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अब सीधा मैं बाहर निकाल दूंगी अगर तू मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसकी तीन रिस्ट्रिक्शंस क्या थे बताओ? तीन कंडीशंस क्या थी? प्रोहिबिशन क्या था बता? महक खड़ी हो जा बेटा। प्राइवेट कंपनी की वो तीन कंडीशंस क्या क्या थी?
प्रोहिबिशन क्या था? पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकता, याद आ रहा है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकता। अभी इसने क्या बोल दिया, मुझे तो कुछ कंफ्यूजन है, क्या तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रही है? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकता है। वेरी गुड। ठीक है, महक बैठ जा, पल्लू ना लाए, खड़ा रहेगा। हाँ, जैसे कि इश्यू तो लेकर आ सकती है, वेरी गुड। तो इश्यू तो लेकर आ सकती है ना, तो कौन कौन से इश्यू पब्लिक कंपनी लेके आ सकती है? ठीक है, क्या पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है? क्या कंपनी पब्लिक कंपनी एफपीओ लेके आ सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी एफपीओ लेके आ सकती है? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्चुअल में है क्या, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पब्लिक ऑफर है ना। तो साफ साफ अगर मैं बोलूं, साफ साफ बोलूं, ये पब्लिक ऑफर तो कौन लेके आ सकती है? पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी लेकर आ सकती है क्या? नहीं। ठीक है, अब पब्लिक ऑफर तो समझ में है, दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताई, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ सकती है? हाँ, लेके आ सकती है। पब्लिक कंपनी की मर्जी, उन्हें जनता को अपने शेयर इशू करना है तो जनता को करे, और प्राइवेटली किसी सिलेक्टेड लोगों को करना है तो सिलेक्टेड लोगों। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ सकती है? हाँ, वो बेचारी है ही प्राइवेट कंपनी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, बोनस इशू क्या है? बोनस इशू, विधि खड़ी हो बेटा, क्या है बोनस इशू, बता। वेरी गुड। बोनस इशू क्या है? जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखा हुआ है और हमें नहीं लग रहा है कि आगे हमें कहीं री इन्वेस्ट करना है, तो हम इसे क्या कर देंगे? बोनस के नाम पे इशू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट इशू क्या था विधि? राइट इशू बताओ। तो प्राइवेट में होगा क्या? जनता को ही मैं वापस से ऑफर दे रही हूँ। हाँ हाँ, समझो अब। आईपीओ क्या, तुम लोग मेरी जनता हो, मैंने तुम्हें दे दिया। एफपीओ लेके आऊं, ठीक है, दूसरी जनता को। लेकिन अगर मैं एफपीओ नहीं लाई हूं, मैं क्या लेके आई हूं? राइट इश्यू। राइट इश्यू लेके आई, जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर है उनको ही फिर से ऑफर देना, दैट इज राइट इश्यू। क्लियर है? सही बोला है, मत टेंशन ले, मैं समझा रही हूँ बाकी सबको। शायद तेरी लैंग्वेज विधि को नहीं समझ में आए, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आए, ठीक है। चलो, दोनों खड़े रहेंगे, बातें करते रहते हो, है ना। सॉरी। तो बोनस इश्यू की मैं बात करूं, बोनस इश्यू कौन लेकर आ सकता है? पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी लेकर आ सकती है? हाँ। क्या राइट इश्यू प्राइवेट कंपनी लेके आ सकती है? हाँ। मतलब प्राइवेट कंपनी बस क्या लेके नहीं आ पा रही है? क्योंकि ये सब क्या है? पब्लिक ऑफर। बोनस इशू किसे दिया जा रहा है? किसे दिया जा रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। राइट इशू किसे दिया जा रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बस। तो प्राइवेट कंपनी बस एक ऑप्शन बस नहीं है क्या? जनता के बस, बाकी सारी चीजें वो कर सकती है। तो यही कंसेप्ट अब आपकी बुक आपको समझाएगी। चलिए, तो अब ये लाइन मुझे बताओ, क्या ये लाइन समझ में आ रही है? सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट में इशू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो इशू कर सकते हैं ना, अब वो डिटेल आपको बताएंगे कि कौन कौन से सिक्योरिटी पब्लिक कर सकती है और कौन कौन से सिक्योरिटी प्राइवेट। डन। चलिए, पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है तो पब्लिक कंपनी तो सब कर सकती है। पब्लिक कंपनी सबसे पहले इशू लेके आ सकती है जनता के पास, पब्लिक के पास। लेकिन जब जनता के पास आएंगे तो हमेशा याद रखना, जनता के लिए हमें हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसे पब्लिक ऑफर बाय कंप्लाइंग द प्रोविजन जो भी गिवन है। फिर क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी और क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तीसरा, राइट इशू और बोनस इशू। बाकी तो उन्होंने फॉर्मेलिटीज लिखी कि इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करेगी। आपको ये याद रखना है कि पब्लिक कंपनी कौन कौन से इशू लेके आ सकती है। पहला, पब्लिक, पब्लिक के अंदर आईपीओ एफपीओ दोनों आ जाएगा। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा, बोनस और राइट इशू साथ में बता दिए। हम इसे 4 पॉइंट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसलिए बताया क्योंकि दोनों के दोनों किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बात समझ में आ रही है? पक्का?
वेरी गुड, राइट इश्यू को ही प्रीएम्प्टिव राइट बोलते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने कहा था ये आएगा। वेरी गुड, प्रीएम्प्टिव राइट, इसका मतलब भी क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पहला एक हक दो कि आप चाहो तो शेयर्स को ले सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, इसकी प्रोसेस तो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी पूरी कंप्लीट प्रोसेस अभी नहीं पूछो, अभी बताओ कंसेप्ट समझ में आया ना, मैं प्राइवेटली आपको अप्रोच करूँ उसकी कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट आपको यही तो बता रहा है कि हम इश्यू और अलॉटमेंट दोनों सिखाएंगे, पब्लिकली कैसा होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट, दोनों की अपनी प्रोसेस है। डन, चलिए, बस इन्होंने कहा अच्छे प्रेजेंटेशन में बताएंगे, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट और राइट और बोनस इश्यू। पब्लिक ऑफर इंक्लूड आईपीओ, एफपीओ बाय द कंपनी, है ना, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब थोड़ी लैंग्वेज मुझे बताओ समझ में आ रहा है, टू दी कंपनी बाय, सॉरी टू दी पब्लिक बाय दी कंपनी, इन्होंने एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू दी पब्लिक। अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, ऑफर फॉर सेल, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या था, बीच में इंटरमीडियरी आ जाता है, वो इंटरमीडियरी क्या करता है, इशू करता है। सेक्शन 25 और सेक्शन 28, 25 कंपनी और 28 मेंबर्स। अब देखो इनकी लैंग्वेज पढ़ो, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक, हम अपने पुराने शेयर्स जनता को दे रहे हैं, बाय कौन दे रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दे रहा है थ्रू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। समझ में आया, कंपनी पूरी फॉर्मेलिटीज कर रही है। डन, चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 23 ही चल रहा है, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2। अब इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी की बात कर रहा था, पब्लिक कंपनी में हमें क्या क्या दिखाता है जरा बताओ, पब्लिक, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस और एग्जिस्टिंग, सॉरी बोनस और राइट इश्यू, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी की बात आ रही है, राइट इश्यू, बोनस इश्यू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, आईपीओ एफपीओ नहीं है, पब्लिक ऑफर नहीं है। अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया, हाँ मैं बेटा बताओ डाउट। तो ये शेयर होल्डर कौन सा है, सेक्शन 28 की बात कर रहे हैं। हाँ होता तो है, दोनों ही टाइम पे तो प्रोस्पेक्टस होगा, जनता के पास जा रहे हो बिना प्रोस्पेक्टस के जा ही नहीं सकते। आई इंटरमीडियरी ने जो प्रोस्पेक्टस बनाया, मान लिया जाएगा वो प्रोस्पेक्टस किसका है, मेन कंपनी का, यही तो डीम प्रोस्पेक्टस है। ये भी सेम, कंपनी को पकड़ा, कंपनी ने इंटरमीडियरी को पकड़ा, इंटरमीडियरी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, मान लिया जाएगा वो मेन कंपनी का है। चाहे शेयर कंपनी खुद करे या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के कहने पे गए, प्रोस्पेक्टस मस्ट है। जनता के पास जा रहे हो, क्या दिखाओगे, कुछ डॉक्यूमेंट तो दिखाओगे, प्रोस्पेक्टस मस्ट है। समझ में आया, उसमें भी वहां पर भी सेम था, सेम प्रोसेस, बस हमने वहां पे क्या पढ़ा था, सेम प्रोसेस कॉपी पेस्ट वही होगी, तो इसलिए तुम्हें वो अब याद ही नहीं आ रहा कि अच्छा प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस भी था, ठीक है। समझ में आया बाकी सारे बच्चे, चलिए अब यहाँ पे वही घिसी पिटी बातें, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2, इशू सिक्योरिटी विच इज द वाइडर टर्म नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिबेंचर। इन्होंने कहा कि भैया बस इक्विटी प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, डिबेंचर की बात नहीं कर रहा, और भी चीजें बोली उन्होंने। इन्होंने पब्लिक के पास जाने के अलावा प्राइवेट भी बोला, राइट इशू बोला, बोनस इशू भी बोला, ठीक है। चलो फिर आपकी बुक में सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 दिख रहा है, आओ रीड करें। Class of public company may issue such security for the purpose of listing। क्या बोला, कौन सी कंपनी की बात आ रही है पहले तो बताओ, पब्लिक की प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, अपने शेयर लिस्ट करा सकती है, पब्लिक कंपनी लिस्ट करवा सकती है ना, कि प्राइवेट, ओनली पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी लिस्ट ऑन अ परमिटेड जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इन परमिसिबल, इवन कहां कर सकती है, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में। यहाँ वेरी गुड, यहाँ जितने भी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के शेयर क्या बस तुम्हें इंडिया में लग रहे, भैया बाहर के भी ज्यूरिडिक्शन में है, बाहर के भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है वो, ठीक है, तो अपनी मर्जी है करवा सकते हो, और सच अदर ज्यूरिडिक्शन जो भी प्रिस्क्राइब हो। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 4 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या दे सकती है, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब छूट दे सकती है। किस चीज में छूट दे सकती है, जो भी इन्होंने कहा यहाँ पे सेक्शन हमने बताया, कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन एज सुन एज आफ्टर, क्या इन्होंने कुछ बताया, एक लाइन बस बताई है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जरा मुझे ये बताओ, कुछ कंपनीज होती थी जिसका पूरा का पूरा हिसाब किताब
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने जाता था, वो कौन सी कंपनी है? कौन सी? सही बोल रही, एक बार जोर से बोल दे बस। नहीं, कहीं और ही चले गए तो। हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज का पूरा हिसाब किताब रखने वाला कैग होता है ना, तो उसका पूरा चिट्ठा कैग भी देखता है, और हाउस ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा के सामने प्रेजेंट भी किया जाता है। कुछ इन्होंने यहाँ पे बस बताया नहीं, देखो सेक्शन रेफर कर दिया। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बेल कंपनी, है ना? यस, सारी गवर्नमेंट कंपनीज तो बोला मैंने। तो और एग्जाम्पल्स दो ना, और कौन है? तो ये याद क्यों नहीं आ रहा मुझे, बस ये बताओ। जब मैं बताती हूँ तब तुम लोग ऐसा रिएक्ट करते हो, हाँ दीदी सब तो आएगा। अरे ये तो मैंने पूछा था ना, तो सब आनी चाहिए ना। तो जब मैंने पूछा कि कौन सी कंपनीज आएंगी, तब ये क्यों नहीं जवाब मुझे मिला? मेरा हिंट, मैं जब हिंट करती हूँ तब तुम्हें याद आता है, एग्जाम में मैं हिंट करने आने वाली हूँ? नहीं ना, नालायक को। हाँ तो पल्लू क्या बात कर रहा था, जरा बताएगा विधि से? ठीक है, खड़े रहो। चलो, नहीं बात कर रहे थे, उसकी पनिशमेंट है। बस देखो, अभी ये है, फिर पता नहीं क्या पूरे टाइम कचर 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 करता रहता है। महक सब शिफ्ट हो गया तेरे पे, है ना? पहले महक की बेचारी, मुझे लग रहा था कितनी बात करती है, लेकिन वाह। बैठ जाओ, अगर अब मुझे बात करते दिखे तो खड़े ही रहो, अगर चाहते हो आगे भी बात करना। बैठ जाओ नालायको। सेक्शन 42, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बताया, जरा बताओ। सिलेक्टेड लोगों को देना, आईपीएफपीओ नहीं, प्राइवेटली अप्रोच करिए, ठीक है? चलो, सेक्शन 42 डिफाइन करता है, किसे डिफाइन करता है? प्राइवेट प्लेसमेंट, या इंपॉर्टेंस को अच्छे से मार्क करो। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इनविटेशन देगा टू सब्सक्राइब इशू ऑफ सिक्योरिटी, किसको देगा, किसको? ये लाइन मुझे एज इट इज चाहिए। सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, कौन सेलेक्ट करेगा? कंपनी खुद। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, कंपनी खुद देती है। इसमें साफ लिखा है ये अदर देन पब्लिक ऑफर है, बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल मत समझना ये एक पब्लिक ऑफर है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि कंपनी ने खुद लिस्ट तैयार करी, ये 50 लोग है, ये 50 लोग है, इन 50 लोगों को हमें प्राइवेटली क्या देना है? इनविटेशन देना है। वो जो प्राइवेटली इनविटेशन है, उस टर्म का नाम सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। जब मैं जनता के पास आती हूं, तो जनता को क्या देती हूँ, क्या इश्यू करती हूँ बताओ? प्रोस्पेक्टस, लेकिन कौन सा प्रोस्पेक्टस? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। साथ में क्या होता है? एप्लीकेशन। मतलब दो चीजें जाती है। तो जब मैं प्राइवेट प्लेस करूंगी, तो फिर इसमें भी दो डॉक्यूमेंट है साथ में जाएंगे। पहला क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्रोस्पेक्टस नहीं है वो, एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं है, वो प्राइवेट इन्विटेशन है, जिसका नाम क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। साथ में क्या जाएगा? एप्लीकेशन। मुकेश अंबानी को मैंने एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया और साथ में एप्लीकेशन के साथ अटैच करके दिया। अगर वो इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन भरकर मुझे दे देंगे, दैट मींस उन्होंने इस ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? पल्लू क्या पूछ रहा था बता। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट ही लोग। ये भी, ये भी वही, हम प्राइवेटली हम बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, एसबीआई बैंक, तुम लगाओ हमारे इसमें पैसा। शेयर होल्डर कौन हो सकता है? जरूर है बस इंसान हो सकता है, आर्टिफिशियल बॉडी हो सकती है, ठीक है? शेयर आप भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर आप भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है। तो प्राइवेटली प्लेस मैं किसी इंसान को भी कर सकती हूँ, किसी आर्टिफिशियल बॉडी को भी। डन? चलो, सेक्शन 42 समझ में आया? पक्का? चलिए बढ़ेंगे। अब जनरल हेडिंग आ गई, क्या लिखा है? गवर्निंग लॉज। गवर्निंग लॉज मतलब क्या? आपकी पब्लिक कंपनी है, कौन कौन से लॉ लगेंगे आप में? आपकी प्राइवेट कंपनी है, कौन कौन से लॉ लगेंगे? आ जाए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, और साथ में क्या बोल दिया? पब्लिक कंपनी के साथ साथ आप क्या हो? लिस्टेड हो, तो आप पे ज्यादा लॉस लगते हैं। आप पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा लगेगा, साथ में क्या लगेगा? सेकरा, देन सेबी, देन सेबी आईसीडीआर, कुछ नहीं, सेबी लिस्टेड कंपनी के 50 लॉस, ठीक है? अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, उन्होंने कहा देखो यार, तुम में तो बस इकलौता कौन बैठा है? कंपनीज एक्ट। लेकिन कंपनीज एक्ट ही बहुत सारी बातें बोलता रहता है, बीच बीच में प्रिस्क्राइब बोल देता है। इसका मतलब क्या? प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, साथ में क्या आ गया है?
एनसीएलटी भी समय समय पे अपने हिसाब से आप पर आएगा, और कौन आएगा, रजिस्ट्रार। तो जो एक्ट लगेगा, एक्ट तो एक ही है, कंपनीज एक्ट, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर ही बहुत सारी अथॉरिटीज है, सीजी, एनसीएलटी, आरओसी, ये सब जो बोलेंगे आपको वो भी करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आप पे कंपनीज एक्ट, सेबी, सेक्रा, सेबी, आईसीडीआर सब, और इसके अंदर जितनी अथॉरिटीज है वो सब अलग। वो अथॉरिटीज का नाम नहीं बताया। इन्होंने देखा प्राइवेट कंपनी में गवर्निंग लॉज दिखने में कम लग रहा है, बस कंपनीज एक्ट, तो उसके अंदर की अथॉरिटी बता दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर पब्लिक कंपनी में अथॉरिटीज नहीं है, अथॉरिटीज इसमें भी बहुत सारी है। समझ में आ रहा है? पक्का। यही बात इन्होंने फिर से यहाँ पे रिपीट कर कर बताया, एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल देके बताया कि सेक्शन 24, जैसे कि एग्जाम्पल किससे रिलेटेड मैटर, मैटर्स रिलेटेड टू इश्यू, ट्रांसफर, सिक्योरिटी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया। अगर कंपनी लिस्टेड है तो कौन बैठा है, कौन बैठा है, सेबी के पास ये सारी पावर है। कंपनीज एक्ट एम्पावर दी सेबी। भाई तुम लिस्टेड हो ना, तो कंपनीज एक्ट ने बोला सेबी तुम देखो लिस्टेड कंपनी को। लेकिन मान लो तुम क्या हो, प्राइवेट कंपनी, ओनली कंपनीज एक्ट, तो इन्होंने कहा कि भाई बाकी जो अदर मैटर्स है, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, ये सारी चीजें फिर कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, कंपनीज एक्ट को ये दिया। कुछ नहीं, ऊपर वाली बातों को एग्जाम्पल देकर एज इट इज बातें बताइए। ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ठोस बातें आती है, थोड़ी सी है ना डिटेल वाली चीज आती है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक कंसेप्ट समझ में आया? पक्का। वापस जा रही हूँ एक बार, सी पार्ट कहाँ से स्टार्ट किया, सी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, जनरल बातें बोली कि कंपनी क्यों पैसा रेस करती है, ठीक है। फिर थोड़ी ठोस बात, ठोस बात क्या बोली, पब्लिक और प्राइवेट दो कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है, ये ठोस बात थी, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग बताया, और फिर जनरल बातें बताई। जनरल बातें क्या बताई कि कौन कौन से लॉ किस किस में लग सकते हैं। हाँ मैं पूछ बेटा। इशू करने को लेके कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, ठीक है। आज सेबी क्या बोलता है समझना, और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है समझना। कंपनीज एक्ट बता रहा है भैया प्रोस्पेक्टस बना लेना, ठीक है। सेबी क्या बोलता है, वो जो तुमने प्रोस्पेक्टस बनाए ना, बैठ जाए एक बार, सेटल हो जाए लड़का, जल्दी बैठ। चलो समझेंगे। इशू, इशू ला रहे, प्रोस्पेक्टस तो बनाना पड़ेगा। इशू तो दोनों ही ला सकते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस किसको बनाना है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अगर आप पब्लिक कंपनी और आपने प्लान किया क्या करने का, लिस्ट करने का, अगर आप लिस्टेड हो तो जो दो जगह देंगे, कहाँ कहाँ दोगे, सेबी के पास और आरओसी के पास, डन। अगर आप पब्लिक कंपनी हो लेकिन आप लिस्टेड नहीं हो, कहाँ दोगे, ओनली आरओसी। मेरी बात बस इतनी समझना, यहाँ लिस्टेड में क्या हो जा रही है, अथॉरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, लॉ के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट अभी बस आरओसी तक देना था, वो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ लिस्ट हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वहां भी देने का। अथॉरिटीज बढ़ जाएंगी, कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर प्रोसेस की बात की जाए तो कंपनी लॉ भी बोलता है, सेबी भी बोलता है, लेकिन सेबी 10 चीजें तुमसे मांगेगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2 चीज ही मांगे, उसमें उनका काम बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का। ऑलवेज, लेकिन लिस्टिंग वाली बात तो वो करता ही नहीं है ना, तो मतलब मैं कहूंगी कंपनीज एक्ट में तो लिखी नहीं है ना लिस्टिंग वाली बात। तो जब एब्सेंसी है तो वैसे ही प्रिवेल कौन करेगा, सेबी करेगा, ठीक। चलिए यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब यहां से फ्रेश टॉपिक है, आओ। अगर शेयर इशू करते हैं तो बचपन में पढ़ते थे 3 तरीके से शेयर इशू होता था। पहले क्या लिखा है, एट पार, देन एट प्रीमियम, देन एट डिस्काउंट। पार मतलब 10 रुपए का है, 10 रुपए देने का। प्रीमियम मतलब क्या, 10 का 12 में, ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या, सस्ता कर रहे, ठीक है। पार तो समझ में आता है, हमें हमारी कंपनी की वैल्यू क्या समझ में आ रही है, 10 है तो 10 ही देने का, लेकिन ज्यादा लग रही है तो प्रीमियम, थोड़ा लग रहा नहीं है थोड़ा सस्ता करने चाहिए तो डिस्काउंट। तो वन बाय वन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे प्रीमियम, पार की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। काइंड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, आप अपने सिक्योरिटीज को किस में इशू कर रहे हो, प्रीमियम में। मतलब 10 रुपए का आपका शेयर है और आप क्या कर रहे हो, 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो जरा मुझे बताओगे।
गुडविल की। आपकी कंपनी की वैल्यू आपको ज्यादा लग रही है तो आपने क्या मांग लिया, 2 रुपए एक्स्ट्रा। वैसे तो वैल्यू 10 रुपए, लेकिन 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगा, प्रीमियम। चलिए सबसे पहले मीनिंग ही बताया है, एबल टू सेल एट अ प्राइस अबव पार, अबव नॉमिनल वैल्यू, दैट वाज हम अपने शेयर को इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में। कंपनीज एक्ट इम्पोज द कंडीशन, कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इंप्लीमेंट करता है। वो बोलता है ठीक है, आपको अपनी कंपनी का शेयर अगर प्रीमियम में इश्यू करना है करो, लेकिन कंपनीज एक्ट ने एक कंडीशन रखी है, वो जो 2 रुपए है ना, वो 2 रुपए का यूटिलाइजेशन कंपनीज एक्ट बताएगा। आप उस 10 रुपए का क्या करोगे, हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा था, हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा था, क्या लिखा था कि हम इस पैसे को ब्रिज बनाने में, हम इस पैसे को क्या करें, ब्रिज बनाने में यूज करेंगे। प्रोस्पेक्टस में लिखा था कितने रुपए, 10 रुपए। लेकिन गुडविल के हमने क्या लिए हैं, 2 रुपए। ये 2 रुपए हम बताएंगे कि कहां लगेगा, वो ब्रिज में नहीं लगेगा। मुझे 10 लाख चाहिए, लेकिन मैंने तो क्या किया है, प्रीमियम में इश्यू किया, गुडविल का पैसा हमें मिला है, तो हमें 10 लाख 50,000 एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो भाई 10 लाख तो ब्रिज ही बनाने में लगेगा, 10 लाख उसी पर्पस में लगेगा जो आपने प्रोस्पेक्टस में बताया। लेकिन प्रीमियम का पैसा कंपनी एक्ट बोलता है गुडविल का पैसा है ना, साइड करो, इसे आप अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाओगे, आप इसे अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाओगे। हम बताएंगे कि किस में लगेंगे। 5 टोटल पॉइंट्स होते, उन्हीं जगह पे लगेगा, उनके अलावा कहीं और नहीं लगने वाला। चलिए पहला हम पढ़ रहे हैं जो शेयर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो प्रीमियम में इश्यू करने का मीनिंग समझ में आया, क्या मीनिंग है, एक्स्ट्रा, अबव, अबव पार, अबव नॉमिनल वैल्यू, डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस ने क्या बोला, कंपनीज एक्ट इम्पोज द कंडीशन, कंपनीज एक्ट ने कंडीशन साफ साफ डाल दी कि यूटिलाइजेशन अमाउंट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द सिक्योरिटी कंपनीज एक्ट बताएगा। कंपनीज एक्ट ने ये हेडिंग दिख रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, लिखो 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशंस है, ये 5 जगह है जहां आपने जो एक्स्ट्रा 2 रुपए लिए ना, कहां कहां लगेंगे, थोड़ी देर से आएंगे, पहले ऊपर वाली हेडिंग में आओ। क्या लिखा है, शेयर प्रीमियम टू बी ट्रांसफर्ड, इन्होंने कहा एक अकाउंट खोलो, कंपनी अपना एक अकाउंट खोलो, उस अकाउंट को एक नाम दो, क्या नाम दोगे, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अकाउंट्स में, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आइए सेक्शन 52 का सब सेक्शन 1 बोलता है कंपनी इश्यू, अगर कंपनी ने प्रीमियम में अपना शेयर इश्यू किया है तो उन्हें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और पूरा पैसा उस अकाउंट में डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। वो जो मैंने बोला ना 50,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालोगे, बाकी 10 लाख आपको अपने ब्रिज बनाने में लगाना है, लगाओ। अब वो 50,000 अलग से अकाउंट हमने खोला, उस अकाउंट में डाल दिया। अब उस अकाउंट से पैसे इन 5 जगहों के लिए ही निकलेंगे, बात समझ में आ रही है। चलो 50,000 जो हमने अकाउंट में रखा है, प्रोसेस समझ में आ रही है, उसको निकालेंगे इन 5 पर्पस में ही। पहला इशू, कुछ याद आ रहा है, बोनस शेयर तो क्या होते, फ्री रहते, हम तो बिल्कुल पैसे नहीं लेते, तो क्योंकि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसलिए हमें बैलेंस शीट में सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को तो भैया मैच तो करना पड़ेगा, तो हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो ये जो गुडविल का जो पैसा हमें मिला है ना, इस पैसे को आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। अकाउंट से पैसे इन्हीं जगहों के लिए निकलेंगे। पहली जगह कौन सी समझ में आए, बोनस फुल्ली पेड, ठीक है। चलो दूसरा क्या लिखा है बताओ, बोनस के बाद राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मीनिंग बताओ, इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ मतलब क्या, खत्म कर देना, बच्चे बुच्चे जो भी खर्चे हैं यहां से पैसा निकालकर इसे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। पहली दो चीज, बोनस के लिए निकाल सकते हैं इसमें से पैसा, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हैं, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, तीसरा राइट ऑफ करेंगे लेकिन क्या, कमीशन पेड, हमने किसी को कमीशन दिया, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, कोई एक्सपेंस वगैरह थे इनकर्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, या फिर डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के प्रमोशन के लिए, इशू के लिए हमने जिस किसी को भी कमीशन पे किया, जैसे अंडर राइटर इन सबको हम कमीशन पे करते हैं। दूसरा क्या लिखा है, हमने सस्ता तो दिया, हमने शेयर इशू किया तो प्रीमियम किया, पार किया, डिस्काउंट किया। कभी हमने डिस्काउंट में इशू किया था तो वो 2 रुपए की जो वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा था इससे सेट ऑफ करेंगे, कभी ज्यादा मिला कभी कम दिया, तो भाई हम अपने बोनस
बोनस जब इशू करने में लगाया तो ऐसे डिस्काउंट इशू करने का भी जो 2 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था वो उस पैसे को यूटिलाइज करें। वेरी गुड। कहां पढ़ा था? जनरल रूल पढ़ा था, क्या लिखा है? अभी तक तुमने जनरल रूल ही तो पढ़ा है, हेडिंग भी साफ लिखा, क्या लिखा है? प्रोहिबिटेड। क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं। लेकिन बीच में ये जो एक्सेप्शन की गुत्ती देते हैं ना, एक्सेप्शन है इसका मतलब क्या? कुछ जगहों पर। जनरल रूल अलाउड ही नहीं है डिस्काउंट, इंडिया में टोटली बंद है, एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन जगह पे जो आपने डिस्काउंट अलाउड किया, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ेंगे, अभी नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है? पता चलो उसी में घुस गए। मतलब मैं बस अभी ये तुम्हें बता रही हूँ, डिस्काउंट एक्सेप्शनल केसेस में है। जहां कहीं भी एक्सेप्शनल केसेस में डिस्काउंट है, उसका ये सेटअप करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? चलो, तो राइट ऑफ करेंगे कहीं भी कमीशन दिया या फिर डिस्काउंट दिया या फिर कोई भी खर्चे इशू करते वक्त लगे हैं या फिर शेयर इशू करते वक्त या डिबेंचर इशू करते वक्त। क्या ये पॉइंट पूरे से याद हुआ? राइट ऑफ करेंगे कितनी चीजें? कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। समझ में आया? 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट, प्रीमियम। क्या लिखा है? प्रीमियम पेबल। लेकिन किसमें? रिडम्शन, रिडीम कर रहे हो या तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो या फिर डिबेंचर। जरा मुझे बताओ, ये प्रेफरेंस शेयर को वापस पैसे लौटाने होते हैं, डिबेंचर का पैसा वापस लौटाना होता है। तो साफ इन्होंने बोला कि आप जो पैसा लौटा रहे हो ना, प्रेफरेंस का और डिबेंचर का, किस में लौटा रहे? प्रीमियम में। लैंग्वेज फिर से, प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल, मतलब आप प्रीमियम में पैसा लौटा रहे। रिडीम फॉर एग्जांपल, मैंने अगर तुमसे 20,000 लिए थे, मैंने अगर आपसे 20,000 लिए थे, तो मैंने आपको 20,000 ही लौटाए, दैट मीन्स मैंने पार में लौटाया। लेकिन मैंने आपको 22,000 लौटाए, दैट मीन्स मैंने प्रीमियम में वापस रिटर्न किया। तो ये जो प्रीमियम वाला जो पैसा है वो क्या करेंगे, वो जो 2,000 एक्स्ट्रा है वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकाल कर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रीमियम प्रेफरेंस का भी बोल रहे हो, डिबेंचर का भी, ठीक है? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? परचेज इट्स ओन शेयर, सेक्शन 68 लिखा है, आप साफ साफ लिखो बाय बैक। जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदती है तो क्या कर सकती है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा यूज कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है जो बस इन्हीं 5 पर्पस के लिए यूज होगा। ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये जनरल रिजर्व नहीं है कि हर जगह इसे आप यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? तो जनरल रिजर्व क्या होता है? हर जगह यूज करो। प्रॉफिट देखो होता है क्या, प्रॉफिट का एक पोर्शन जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है, जनरल रिजर्व का पैसा हर जगह यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि प्रीमियम में आपने इशू किया, ये जो 2 रुपए हर पर्सन का दो 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 इकट्ठा करके जो 50,000 हुआ है, इसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालो और इन्हीं 5 पर्पज के लिए यूज करोगे, इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? क्या ये 5 पर्पज याद हो रहे हैं? 1 मिनट का समय दे रही हूँ, याद करो, पूछूंगी। चलो, हो गया क्या? क्या पढ़ रहे? काइंड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। पहला, प्रीमियम में पढ़ रहे हैं अपन, प्रीमियम पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, पार का कुछ होता नहीं है, इसलिए प्रीमियम और डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम हमने स्टार्ट किया, प्रीमियम का मीनिंग समझ में आया? जब हम थोड़ा पार से ज्यादा वैल्यू देते हैं। देन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? यूटिलाइजेशन की कंडीशन हम बताएंगे। 5 जगह बस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेक्शन 52 का सब सेक्शन 1 बोलता है एक अकाउंट ओपन करो, नाम क्या रखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पूरा पैसा उसमें डाल दो। फिर आगे हमें बताया गया कि सब सेक्शन 2 बोलता है पैसा तो डाल दिया, 1 बोलता है कहां डालना है, अब वहां से कब कब निकलेगा, इन 5 कंडीशन में निकलेगा। ठीक है, चलो कौन बताएगा ये 5 कंडीशन? शुरू भी बताएगी। गुड, गुड, गुड। एक रह गया, कौन सा रह गया बच्चों?
रिडम्पशन ऑफ, रिडीम करना है ना प्रीमियम में, रिडीम करना प्रीमियम में, प्रेफरेंस या फिर डिवेंचर, समझ में आ रहा है पक्का? चलो वेरी गुड। अब हेडिंग देखो, केस लॉ, केस लॉ के थ्रू क्या बता रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर द सिलेक्टिव कैपिटल रिडक्शन। देखो एकदम ही डिफरेंट बात कह रहा है। अभी कैपिटल रिडक्शन इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे नाम से काम समझना। कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है? आपका जो कैपिटल दिख रहा था बड़ा है, वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या लिखा है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब क्या, कुछ सेलेक्टेड लोगों से ही शेयर वापस लिया जा रहा है और उसका रिडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए समझेंगे। कैपिटल जब रिड्यूस किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है, इक्वल रिडक्शन ऑफ कैपिटल और सेलेक्टिव। नाम से काम समझो। इक्वल कैपिटल रिडक्शन मतलब कि सारे शेयर होल्डर का एक साथ कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल, आज जो हमारी 10 रुपए की वैल्यू है, सबके लिए ये 10 रुपए का हमने 8 रुपए कर दिया। हमने आपसे एप्लीकेशन का पैसा मंगवा लिया, हमने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया, फाइनल फर्स्ट कॉल मंगा, फाइनल कॉल हम किसी से नहीं मंगवा रहे, फाइनल कॉल में किसी से नहीं मंगवा रही हूँ। तो अब आपका जो शेयर है वो कितने का हो गया, 10 रुपए की जगह पे क्या हो गया, 8 रुपए का हो गया। तो ये अप्लाई होगा सारे के सारे शेयर होल्डर में, तो उसको इक्वल कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। सेलेक्टिव मतलब कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ सिलेक्टेड शेयर होल्डर की बात हो रही है। लेकिन ये कौन सिलेक्टेड शेयर होल्डर है, कहीं कुछ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग तो नहीं है। इस कारण से बहुत सारे लोग सामने आते हैं जब सेलेक्टेड लोगों की बारी आती है। आओ इस केस के थ्रू पढ़ेंगे। एनसीएलटी, एलईटी लिखा है मतलब इसका एपिलेट, एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। ऑब्जर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज फॉर द मेकिंग द पेमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा कहां यूज किया इन्होंने, कहां यूज किया, मेकिंग पेमेंट टू नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। प्रमोटर शेयर होल्डर मतलब कंपनी को बनाने वाला करता धरता प्रमोटर, नॉन प्रमोटर मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर। ठीक है, हमने उसकी पेमेंट करने के लिए इसे यूज किया। फर्दर एनसीएलटी ने बोला कि ये सिलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है, ये सिलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है तो इसे अलाउ किया। लेकिन ये अलाउ तभी होगा जब फेयर वैल्यू में होगा, और इसके लिए कौन परमिशन देगा, प्रायर अप्रूवल हमें एनसीएलटी की मिलेगी। सेलेक्टिव क्योंकि सेलेक्टेड कर रहे हो तो कौन है ये शेयर होल्डर देखा जाएगा, कंपनी से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन सारी चीजों के लिए हमें फॉर्मेलिटी चाहिए। तो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कैपिटल अगर होगा तो एनसीएलटी की परमिशन चलेगी। लेकिन रिडक्शन अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बीच में इन्होंने बस ऐसा दे दिया क्योंकि हेडिंग क्या चल रही है, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इस 5 जगह पे होगा। लेकिन इस गिवन केस में क्या हुआ, इस गिवन केस में क्या हुआ, नॉन प्रमोटर के पैसे को भी दिया गया। ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टिव रिडक्शन किया गया था जिसमें एनसीएलटी की परमिशन लगी। लेकिन अभी हमें कैपिटल कैसे रिड्यूस होता है, क्या होता है रिडक्शन, अभी इसका कंसेप्ट अभी हमें क्लियर नहीं है। बस अभी आपको क्या समझना है कि यूटिलाइजेशन नॉन प्रमोटर की पेमेंट के लिए भी यहाँ पे किया गया था, इस केस में ऐसा कंक्लूजन था। जब रिडक्शन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए सेक्शन 52 ही चल रहा है अभी हमारा, 52 का सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, 1 क्या बोलता है, पहले 52 का 1 क्या बोलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करो उसमें पूरे पैसे डालो। 2 क्या बोलता है, यूटिलाइजेशन 5 जगहों में होगा। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 बोलता है कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, सीजी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनी, क्लास मतलब कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज, वो कंपनीज जिनका क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कंपनी जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई होते हैं। ठीक है, आपको अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन 3 जगहों में ही यूटिलाइज करना है। वापस सारी कंपनी 5 जगह यूज कर सकती है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कंपनी है जो सीजी बताएगी, जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगी, वो बस इन 3 जगहों में ही यूटिलाइजेशन करेगी। पहला क्या लिखा है, बोनस। दूसरा एक्सपेंस, राइट ऑफ, कमीशन पे, डिस्काउंट वाला, याद आ रहा है। और क्या लिखा है, बाय बैक। मतलब कौन से 2 एरिया में ये नहीं कर सकते, 5 में से बताओ, रिडम्पशन, डिस्काउंट वाला पॉइंट, बायबैक तो है ना यहाँ, कौन कौन सा पॉइंट नहीं कर सकते, प्रिलिमिनरी कर सकती है क्या, नहीं, और कौन सा, ये प्रीमियम वाला, कौन सा वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट और
डी वाला पॉइंट आओ, लैंग्वेज फिर से इन पेइंग अनयूज इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इश्यू मेंबर ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड अप, बोनस शेयर में कर सकते हैं। देखो वापस सीजी चाहे तो क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है, ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 6 ने वैसे बोल दिया था भैया कंपनीज एक्ट तो सबसे ऊपर है, जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। तो सेक्शन 53 बोलता है भैया 1-2 में जो भी बातें लिखी है उन्हें हम ओवरराइड कर रहे हैं। सीजी प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है, ठीक है, सीजी जिन्हें प्रिस्क्राइब करेगा उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले रूल्स लगते हैं, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो सीजी पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कंपनी ढूंढेगा, उसमें से सिलेक्टेड कंपनीज को बोल देगा भैया तुमको तो बस इन 3 जगहों पे यूज करना है पैसा, आप उन 2 जगहों पे यूज नहीं करेंगे। सीजी जिसको बोल दे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये याद रहेगा क्या, पक्का। तो केस स्टडीज में कभी कभार ऐसा आ जाएगा कि सीजी ने उसको बोल दिया है करने को, तुम कहोगे नहीं नहीं 5 जगह कर सकते, 3 जगह तो कर ही नहीं सकते। तो नहीं, सीजी के पास पावर है, सीजी के पास पावर है। समझ में आ रहा है, पूरा इन्होंने कंक्लूड किया एक साथ। एक बॉक्स रह गया, बॉक्स को एक बार रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, आप ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है बताओ। अभी तक मैंने तुमसे 12 रुपए लिए थे, 12 रुपए लिए थे, 12 रुपए लिए थे, 10 रुपए अलग, 2 रुपए अलग, डन। इन्होंने क्या बोल दिया है, कैश नहीं लिया है, अदर देन कैश, लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी। ठीक है, अज्यूम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा। समझ लो 1,20,000 की आपने जमीन ट्रांसफर करी है, तो 1 लाख शो होगा कि भैया इक्विटी है, और 20,000 शो होगा कि भैया ये प्रीमियम का पैसा है। तो ऑन रिकॉर्ड एक्चुअल में बैलेंस शीट में दिखाया कैसे जाता है, प्रॉपर ऐसे दिखाया जाता है। एसेट साइड क्या लिखा होगा, एसेट साइड क्या लिखा होगा, जमीन है 1,20 की, इक्विटी में क्या लिखा होगा 1 लाख, और 20 कहां दिख रहा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बात समझ में आ रही है। तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ऐसा होगा, भले ही आपने क्या दे रखा है, काइंड में दे रखा है, कैश नहीं है। समझ में आ रहा है, अगर कैश होता है एसिड जगह पे कैश होता। समझ में आ रही है बातें, पक्का पक्का। चलिए, अब इन्होंने कहा कि जो भी चीज हमने बताई ना, एक साथ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मतलब इंपॉर्टेंट एक साथ उन्होंने बता दिया, रिपीट। पहला, प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड प्रॉफिट, ये बिल्कुल भी प्रॉफिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट अवेलेबल फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, याद रखना ये प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड के लिए यूज नहीं होगा। ये 5 ही जगह पे यूज होगा। क्या उसमें डिविडेंड लिखा था, तो क्या डिविडेंड में दे दोगे, नहीं लिखा था तो नहीं दे सकते। दूसरा, प्रीमियम चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, तब भी उसे सेपरेट अकाउंट में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम मेंटेन, क्या लिखा है सेम, ये क्या लिखा है टर्म, सेनिसिटी मतलब प्रोटेक्ट करना, मतलब जितनी शिद्दत से आपने क्या कर रखा था, अपने शेयर कैपिटल को बचा के रखा था, वैसा ही आपको प्रीमियम का भी पैसा संभाल के रखना है। बस दोनों के यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, डन। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एनी प्रीमियम पेड नॉट गिव द शेयरहोल्डर एनी प्रेफरेंशियल राइट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। प्रीमियम पे कर रखा है तो क्या कोई प्रेफरेंशियल राइट मिल जाएगा, प्रेफरेंशियल राइट तो क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू करने पे ही। याद करो, प्रेफरेंशियल इशू अलग होता है, प्रेफरेंशियल इशू जिसमें प्रेफरेंस मिलती है वाइंडिंग अप के टाइम पर और डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे। इक्विटी मीनिंग और प्रेफरेंस का मीनिंग पड़ा। तो यहाँ पे बस उन्होंने कहा कि भाई आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया है, इसका मतलब आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट मिलता नहीं है, तो इससे इस भ्रम में मत रहना। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी ट्रीटेड, ये वही लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई जनरल रिजर्व नहीं है कि किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाए, ये बस 5 पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, एज दे आर नेचर ऑफ द कैपिटल रिजर्व। इन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है। आओ इस को रीड करें क्वेश्चन को और मुझे बताओ, इलस्ट्रेशन रीड करो, आंसर रीड मत करना, ट्राई करना खुद से क्वेश्चन करके आंसर देने का। गाइड एज अ सीएस ऑफ द कंपनी किस किस में होगा, पहला राइट ऑफ बैलेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यूज हो जाएगा, हाँ। डिविडेंड के लिए होगा, नहीं। बायबैक के लिए हो जाएगा, हाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप पूरा का पूरा मुझे पहले क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन 5 पॉइंट, पूरे 5 पॉइंट बताएंगे, ये है 5 पॉइंट। और क्योंकि अबव लीगल प्रोविजन ये 5 पॉइंट बोलता है, उसमें ये वाला पॉइंट
नहीं आता है, इस कारण से बाकी दो में अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है, ऐसा पूरा कंक्लूड करोगे। ठीक, चलो, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है प्रीमियम में? कर सकती है। कैसे करेगी बताओ प्रोसेस, पहले क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलने का, उसमें पैसे डालने का, और पैसे कभी नहीं निकल सकते एक्सेप्ट 5 केसेस, वो पूरे 5 केसेस बता दोगे। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग, क्या लिखा है? हमने तो सुना था डिस्काउंट तो इशू होता ही नहीं है। सुना था कि नहीं सुना था? बिल्कुल सही सुना था। कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? वहां पे भी थोड़ा बहुत बताया हुआ, याद नहीं होगा। लॉ तो थोड़ा बहुत बताते हैं अकाउंट्स में भी, है ना। चलो, प्रोहिबिशन टू इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, बिल्कुल टोटल मना है। सेक्शन 53, 52 समझ में आ गया। 53 बोलता है एक्सेप्ट 54, जब हम पढ़ेंगे 54 तो उसमें, लेकिन हेडिंग बता दी है। थोड़ा सा हेडिंग समझ में आनी चाहिए। क्या लिखा है? क्या है ये स्वेट इक्विटी शेयर, जरा बताओ। खून पसीने की कमाई। ये खून पसीना का बहाने वाले कौन है? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय काफी समय से हमारा साथ दे रहा है, हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, रिवॉर्ड देना चाहते हैं, उसकी मेहनत का पसीना जो बहा चुका है, वो पसीना जो वो बहा चुका है, उसका एक रिवॉर्ड देना चाहते, तो हम उसे शेयर अलॉट करना चाहते, लेकिन वो शेयर 10 रुपए का नहीं होगा। जब उसे भी 10 रुपए का खरीदना है और नॉर्मल जनता को भी 10 रुपए का खरीदना है, तो पसीने का रिवॉर्ड क्या दिया तुमने उसके? ठीक है, तो इस कारण से इन्हें डिस्काउंट में इश्यू किया जा सकता है। कैसे किया जाता है उसकी कंप्लीट प्रोसेस सेक्शन 54 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम 53 पढ़ रहे। 53 बोलता है एक्सेप्ट 54, जो कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है, अ कंपनी नॉट इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट। सेक्शन 53 बोलता है कंपनी शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट 54। शेयर इशू बाय अ कंपनी एट डिस्काउंट, साफ साफ बोल दिया, अगर कोई भी हमें डिस्काउंट दिखा वो वॉइड है एक्सेप्ट वन। अभी तो एक ही एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन भी है। चलो, तो डिस्काउंट समझ में आया कब दिया जा सकता है? एम्प्लॉय को अगर स्वेट इशू करे तो। नेक्स्ट एक्सेप्शन और भी है। अ कंपनी में इशू एट अ डिस्काउंट, पहला, ये बैंक ने ना बहुत लोन ले लिया था, मैच्योरिटी होगी उसकी 5 साल बाद चुकाना है, 5 साल हो गए, नहीं चुका पा रही मैं, अब क्या करूंगी? चलो इनको ओनरशिप दे देते। समझना मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि लोन नहीं चुका पा रही हूँ मैं अपने क्रेडिटर्स को, तो मैं उनके डेट को क्या कर रही हूँ? इक्विटी में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं उनके डेट को क्या कर रही हूँ? इक्विटी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो अब 10 लाख का डेट था, तो 10 लाख की इक्विटी कर दें क्या? उन्होंने कहा भाई 12 लाख की इक्विटी करो, थोड़ा डिस्काउंट दो। तो साफ बोला इन्होंने, डिस्काउंट में दिया जा सकता है किसको? क्रेडिटर्स को। व्हेन इट डेट कन्वर्टेड इनटू शेयर इन परसेंट टू एनी, ये किसने करवाया है? स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। कहीं भी रेजोल्यूशन प्लान आएगा, दिमाग की घंटी बजेगी, और क्या आएगा? आईबीसी, फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, कहीं भी रेजोल्यूशन प्लान आएगा तो आईबीसी दिमाग में आएगा। ठीक, आईबीसी का मतलब मैंने बता दिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब थोड़ा कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक, इंसॉल्वेंसी वाली जब सिचुएशन आती है, मान लो आईटेक्स एकदम दिवालिया निकलने वाला है, मान लो, ठीक है, तो ये आईबीसी में जाएगा, और आईबीसी में बेस्ट ट्राई किया जाएगा इस कंपनी को बचाने का। तो जब इस कंपनी को बचाने का बेस्ट प्लान तैयार किया जाएगा बचाने का, तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन प्लान। रिजॉल्व कर रहे हैं हम, इस कंपनी को बचा रहे हैं, तो इस कंपनी को बचाने वाला प्लान। क्रेडिटर व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर, बैंक, बैंक को हम क्या कर रहे हैं? आईटेक्स का दिवालिया निकल रहा था, बैंक को बोला बैंक तुम खरीद लो ना इस कंपनी को, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो आओ इस कंपनी को खरीदो और तुम शेयर होल्डर बन जाओ, तुम मालिक बन जाओ। बात समझ में आ रही है? मैं पैसे नहीं चुका पा रही ना, दिवालिया निकल रहा है, किसका? एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक के सामने एक प्रपोजल रखा, एसबीआई बैंक के सामने एक प्रपोजल रखा, आओ आईटेक्स कंपनी के पूरे शेयर आप खरीद लो, थोड़े सस्ते और मिल जाएंगे, मार्केट में वैल्यू वैसे ही गिर जाती है। कि ये बातें समझ में आ रही है? तो एक्सेप्शन क्या है? क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट में? पहला केस तो समझ में आ गया, कब कर सकती है। दूसरा, तब करेगी जब क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, और इक्विटी में कन्वर्ट करवाने वाला कौन है?
स्टैट्यूटरी का मतलब बताया मैंने, लीगल। स्टैट्यूटरी का सिंगल मीनिंग क्या होता है? लीगल। लीगली जब ये रेजोल्यूशन प्लान लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा? आईबीसी, या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ये स्कीम लेके आने वाला कौन है? आरबीआई। टोटल अगर मैं बोलूं तो आरबीआई का एक्ट लगेगा, मतलब दो अलग अलग लॉ है जो बचा रहे हैं। आरबीआई बचा रहा है या फिर आईबीसी बचा रहा है, ये दो अलग अलग लॉज है जो डूबती हुई कंपनी को बचाता है। और डूबती हुई कंपनी को बचाया कैसे जाता है? कि जिनका पैसा इन्होंने खाया उन्हीं को बोलो भैया आओ कंपनी को टेक ओवर करो, आओ कंपनी को बचा लो, आओ ओनरशिप में अपने डेट को कन्वर्ट करो। कंपनी भी जिंदा रहेगी, उनके एम्प्लॉयज भी वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे काम कर रहे थे, इससे कंपनी बच जाएगी। गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को ऐसे खत्म होने नहीं देती। तुमने सुना होगा कंपनी खत्म होने वाली तो उनका मर्जर करवा दिया, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही करवाती है, जो आईबीसी में आप सीखते हो। और सीएस का स्कोप आईबीसी में बहुत ज्यादा है। प्रोफेशनल में आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हो प्रोफेशनल में। मतलब यहाँ आईबीसी में ऑफिसर बनता है सीएस, इंसॉल्वेंसी ऑफिसर बनता है। आप एज अ सीएस इंसॉल्वेंसी का एक छोटा सा, आप पहले सीएस बनोगे, फिर एक इंसॉल्वेंसी का छोटा मोटा टेस्ट क्रैक करोगे, फिर आप कंपनी में रिप्रेजेंट होगे। क्या? इंसॉल्वेंसी ऑफिस। जो कंपनी खत्म होने वाली होती है, बर्बाद होने वाली होती है, तो आप आके पहले उसे चेक करते हो कि कहीं बचाने का स्कोप है क्या, तो बचाया जाता है। और अगर नहीं बचता है तो चलो फाइनली वाइंड अप हो गया, लेकिन ऐसे वाइंड अप नहीं करवाया जाता। बचाने के तरीके यही है, क्रेडिटर को अप्रोच करो, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करो, यही सब है। ठीक है, वेरी गुड। यस बैंक का आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, एसबीआई बैंक ने बचाया। तो यस, यस बैंक किस में गया था? आईबीसी में गया था। ठीक है, बैंक नहीं लेगा, कोई और लेगा, कोई भी ले सकता है, लेकिन एसबीआई बैंक ने तो लिया। ठीक है, देखो सब सरकारी है। कंसर्न कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल है सरकार का। तुम सोचो यस बैंक कितना बड़ा बैंक था, ऑल ओवर इंडिया, उसमें कितने सारे एम्प्लॉय थे, एकदम से सब बेरोजगार। ठीक है, तो बचाने के लिए बेस्ट ट्राई किया जाता है। पहले तो सारे बैंकों से ही पूछे, ये देखो यस बैंक को एसबीआई बैंक ने लिया है, वो ओके क्यों? बैंकिंग बैंकिंग काम है, उनके तो मतलब का भी है। ठीक है, तो पहले ऐसे पब्लिकली खोल दिया जाता है, जिसको भी यस बैंक को खरीदने में इंटरेस्ट है बताओ। कोई पब्लिकली आता है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर सरकार अपनी तरफ से थोड़ी सी अप्रोच करती है, भाई आपसे क्या फायदा। और सरकार ना बहुत सारी छूट दे देती है, सबसे बड़ा छूट टैक्स में। वही इसको खरीद लो, जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से आपने इस बिजनेस को खरीदा, हम आपको टैक्स में अच्छी खासी छूट दे देंगे। तो मतलब बहुत सरकार आपको छूट देगी, तब जाकर उनको लगता है हाँ यार फायदे की चीज लग रही है, कि टैक्स बचाने के लिए ले लेते, अदरवाइज नहीं लेते। समझ रहे हो? तो ऐसे 10-100 तरीके होते हैं कि कंपनी को कैसे बचाया जाए, वो आईबीसी में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलो यहाँ मुझे बताओ पहले कंसेप्ट समझ में आए? कब हम डिस्काउंट दे रहे हैं? पहला सर्टिफिकेट, दूसरा क्रेडिटर के डेट को कन्वर्ट कर रहे इक्विटी में। ठीक है, और ये इक्विटी में कन्वर्ट कराने वाला या क्या है? स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान है जो एज पर आईबीसी में है। मुझे अगर आपने आईबीसी सिंगल लिखा तो मैं गलत कर दूंगी, मुझे रिजोल्यूशन प्लान और ब्रैकेट में आईबीसी लिखा तो चल जाएगा। रेजोल्यूशन प्लान मुझे चाहिए। दूसरा डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जो किसने लिया है? आरबीआई ने बचाया। ठीक है, इन लोगों ने भैया जबरदस्ती आपसे डिस्काउंट दिलवाया, क्योंकि अब आप खत्म हो रहे थे। डन। अगर आप ये सारी बातें नहीं मानते हो, फिर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई जो प्रोविजन, जो भी सेक्शन 53 बोलता है, मतलब डिस्काउंट बना है ना, फिर भी तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अब ये पेनल्टी आप खुद रीड करोगे, करो अभी क्या अभी रीड, और मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कर लिया रीड? सॉम बता बेटा, क्या है पेनल्टी? विच एवर इज लेस, सारे का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कितने परसेंट के साथ? 12% के साथ। पेनल्टी समझ आ रही है ना बच्चों? किस चीज की पेनल्टी? डिस्काउंट में मना है तो मना है, तब भी अगर आपने इश्यू किया पेनल्टी, लेकिन दो जगह अलाउड है। पहला सर्टिफिकेट जो 54 में डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आईबीसी में, वो फाइनल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया जितना समझने लायक था, क्योंकि उतनी डिटेल में नहीं जाना, फिर आईबीसी थोड़ा ना पढ़ाऊंगी मैं तुमको, यहाँ तो कंपनीज एक्ट पढ़े। पल्लू समझ में आया? पक्का? चलो, तो अब मुझे बताओ डिस्काउंट में कंपनी इशू कर सकती है?
वेरी गुड। क्योंकि मैंने एक्सेप्शन बता दिया तो हाँ नहीं बोलना है, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शनल दो। ठीक, अब तुम लोग 12th से ज्यादा नॉलेज हो गया तुम्हारा, है ना? अब तुम 12th के बच्चे नहीं हो। हेडिंग क्या लिखा है? पूरे अलॉटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चलो फटाफट। मिनिमम सब्सक्राइब करने का अमाउंट क्या होता है? 90% होता है। क्या है 90%? बताओ जरा मुझे। अगर 10 लाख मैंने इशू किया है तो मुझे मेरे 9 लाख मार्केट से सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। सब्सक्राइब की थोड़ी बहुत प्रोसेस बताई है मैंने, क्या है? एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा। डन, यही है। 90% अगर नहीं आया है तो पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है? रिफंड करना पड़ता है। ये कुछ अभी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आपको। चलिए दूसरा, जरा पहला, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब और मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, दोनों में डिफरेंस है। हम बचपन से पढ़ते हैं 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, यही पढ़ते। 3 रुपए किसका? एप्लीकेशन। 3 रुपए किसका? अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यही पढ़ते हो, कुछ अलग होता है? ठीक। कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है अमाउंट पेबल एवरी सिक्योरिटी नॉट बी लेस देन, क्या लिखा है? 5%। एप्लीकेशन का जो पैसा है ना, एप्लीकेशन का जो पैसा है ना, कभी भी 5% से कम नहीं होना चाहिए। चलो 10 रुपए का जरा 5% निकालो, बताओ मुझे। 10 रुपए का 5% कितना होता है? 5 होता है। 10 रुपए का 5%, हाँ, क्योंकि 5 तो भैया 50% हो गया ना। ठीक है, 0.5। ठीक, तो अगर 10 रुपए का शेयर है, इस 10 रुपए के शेयर में मैं अगर एप्लीकेशन का अमाउंट रखूं तो मिनिमम कितना रख सकती हूँ ये बताओ? 0.5। चलो ये तो 10 रुपए के हिसाब से समझ ही नहीं आ रहा है। 100 रुपए का शेयर है, चलो कितने का है? 100 रुपए का शेयर है, तो मैं एप्लीकेशन का पैसा मिनिमम कितना ले लूं? 5 रुपए से कम नहीं। बात समझ में आ रही है? तो लॉ बोलता है अगर तुम्हारी, है ना, डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर बोलता है 100 रुपए का शेयर रखते और एक काम करते, अभी अपन 2 रुपए मंगवा लेते हैं सब लोगों से, 100 रुपए में से 2 रुपए मंगवा लेते, बाकी बाद में होंगे। क्या मंगवा सकते हैं क्या? तुम इन्हें अपना लॉ झाड़ोगे? क्या लॉ झाड़ोगे? अरे भाई कम से कम 5% तो मंगाओ, 5 रुपए तो मंगाने पड़ेंगे। ठीक, चलो। ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 5% इसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड, या फिर सेबी ने और अगर कुछ और बोल दिया तो वो भी मानेंगे। डन। पहला दूसरा पॉइंट समझ में आया? 90% सब्सक्राइब होगा तो ही आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पूरा रिफंड। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन का पैसा मिनिमम 5% चाहिए। 5% किसका? नॉमिनल वैल्यू का। कंप्लीट आंसर। फॉर्म क्या लिखा है? PAS, पास का फुल फॉर्म बताया था, कहीं लिखवाया भी था, ढूंढो कहीं लिखवाया था मैंने। अब नहीं लिखा होगा, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो बात अलग है। और इसका नहीं लिखवाया था? लिखवाया तो है। चैप्टर थर्ड क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी। देखो जो जो चैप्टर्स होते हैं ना, उन चैप्टर के अंदर जितने फॉर्म आते हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं का शॉर्टकट फॉर्म होता है। जैसे MIS लिखा हो तो मिसलेनियस, INC लिखा है तो इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ऐसे नाम होते। क्यों? अगर ऐसे याद रखोगे ना तो थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा, इसीलिए। ठीक है, बाकी याद नहीं करना है तो फिर बात अलग है। चलो वापस, फॉर्म का नाम क्या लिखा है बताओ? पास 3 बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चलो साफ बोला, अलॉट कर रहे हो, ROC को नहीं बताओगे? ROC को पल पल की इंफॉर्मेशन देनी होती है तुम लोग को, ठीक है। चलिए, तो ROC को बताने का, क्या बताने का? कि अलॉटमेंट कर दिया 30 डेज के अंदर, देर आफ्टर पास 3 अलॉन्ग विद दी फीस के साथ देने का, ठीक है। जिस दिन कंपनी ने अलॉटमेंट किया वहां से 30 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म करो कि हमने अलॉटमेंट कर दिया। डन, कंसेप्ट क्लियर है? अलॉन्ग पास 3 के साथ आपको क्या देना है? अलॉटी की लिस्ट क्यों देनी है? कुछ लोगों को रिफंड कर देते, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देते। कुछ याद आ रहा है? मैंने प्राइस बैंड बोला था, ये जो मुझे सस्ते में, है ना, मेरे शेयर खरीदे उनको भगा दिया था मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, तो हो सकता है। तो आपके अब अलॉटीज कौन कौन है उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट, उसकी कंप्लीट एक लिस्ट, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है?
लिस्ट शेल बी सर्टिफाइड, कौन? जो भी सिग्नेटरी होगा। कौन होता है सिग्नेटरी? एमसी की वेबसाइट में दिखाया था सिग्नेटरी डायरेक्टर्स होते हैं और सीएस भी होता है। कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर देख लेगा, डायरेक्टर सॉरी सीएस है तो सीएस देखेगा, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। सिक्योरिटीज, यहाँ पे उन्होंने कहा हम बोनस की बात नहीं कर रहे। सिक्योरिटीज हम किसकी बात नहीं कर रहे? बोनस की बात नहीं कर रहे। वो सिक्योरिटी जो क्या है, ऑन करना है, वो सिक्योरिटी जो क्या है बच्चों, क्या लिखा है बताओ? अदर देन कैश। तो आपने जमीन वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? हमने कैश ना देके अपनी जमीन दी थी, तो हमें प्रूफ में आपका क्या चाहिए? जमीन के पेपर आपके हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, उसकी कॉपी दे दो। आरओसी को भी तो भरोसा चाहिए। तुम कह रहे हो कैश नहीं है, काइंड है, तो काइंड का हमें एक प्रूफ दो। कॉपी देंगे आप कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यूली स्टैम्प्ड होगा, सिक्योरिटी और लॉटेड जिसके बदले में आपने सिक्योरिटी दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और वो पास 3 के अटैचमेंट में ऐड कर दे देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस टू राइटिंग। लैंग्वेज समझो। कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटर्न में नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। अगर रिटर्न में है तो उसकी कॉपी दे दो। अगर रिटर्न में नहीं है तो तुम जब ये फॉर्म भरोगे ना, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा पास 3 में पूरी इंफॉर्मेशन पुट कर देना। कॉन्ट्रैक्ट है तो अटैच करो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रिटर्न फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, तो सारी चीजें लिख लिख कर अब आपको बतानी पड़ेगी राइटिंग में। और जो आपने पास 3 में इंफॉर्मेशन दी मान लिया जाएगा वही डीम्ड इंस्ट्रूमेंट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉर्म भरो, उसमें जो गैप्स दे रखे हैं उनको मत भरो, सीधा आप कॉन्ट्रैक्ट के कॉपी अटैच करो। आरओसी खुद उस कॉपी में से सारी इंफॉर्मेशन देख लेगा। अगर अटैचमेंट नहीं है तो ये जो हमने स्पेस छोड़ी है ना ब्लैंक, उन सब में सारी चीजें लिखो। कौन है ट्रांसफरर, कौन है ट्रांसफरी प्रॉपर्टी, उसका एड्रेस बताओ, स्टैंप, रजिस्ट्रार, सब डिटेल बताओ, फिर वो लिखना पड़ेगा। अच्छा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करो, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ बोनस, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास। मीटिंग में आपने बोनस इश्यू करने वाले की मीटिंग जो डिस्कस करी थी उसका रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो और अटैच करो। क्या ये बातें समझ में आई? कौन सा वाला? बोनस नहीं है, कट कर दो। ये है क्या? ये है। अब मुझे बताओ इन लोगों ने क्या किया? फॉर्म पास 3 और उसके अटैचमेंट, पहला लिस्ट ऑफ द अलॉटीज, लिस्ट ऑफ द अलॉटीज है, यही है कि कुछ और है? यही है ना, लिस्ट ऑफ द अलॉटीज। देन उसके बाद और क्या बता के रखा है? इन केस ऑफ फुल्ली और पार्टली पेड अप अदर देन कैश, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। थर्ड वाला नहीं दिया इन्होंने, क्यों ऐसे किया इन्होंने? ठीक है चलो, कुछ नहीं कर सकते बोनस का। ठीक है चलो, ये सब समझ में आया? ये बस उन्होंने लिख दिया है जो चीजें आपने पढ़ी उसको अच्छे प्रेजेंटेशन में। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? कैसे इशू हो रहा है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पता चल रही है? कहीं फंस रहे हो? कहाँ फंस रहे हो महक बता, कहीं फंस रहे? क्या समझने आया? पहला कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझ, पॉइंट बता। अच्छा ये तो कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट सिक्योरिटी पे तो सवाल नहीं है ना, ये समझ में आया पहला? ध्यान दे इधर, ये समझ, तेरे को समझा रही हूँ ना तो तेरा ध्यान रहना चाहिए, बाकी सब इधर उधर तूने देखा, उधर उधर देखने लगती है ना। पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आया, तीसरा कम। ये क्या बोल रहा है? आरओसी, आरओसी ने अलॉटमेंट किया, डन। आरओसी ने अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट करना मतलब क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। तुमको ये आरओसी को बताना है, एमसी की वेबसाइट में जाने का, ये फॉर्म पास 3 डाउनलोड करने का, उसको भरो और आरओसी को बता दो इसमें क्या क्या बातें होंगी कि आपने कितने का अलॉटमेंट लाया, किस किस को दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो वेरी गुड, कैसे पब्लिकली होता है? तुम लोगों ने आईपीओ खरीदा, डन, यही हुआ। ठीक है, तुम सबका रिजेक्ट हो गया और तुमको मिल गया, तुम्हारा रिजेक्ट हुआ ये तुमको पता है, आरओसी को तो नहीं पता है अभी कुछ। ठीक है, तो पास 3 में सारी बातें बताओगे। साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, क्या दे दोगे? अलॉटीज का लिस्ट दे देंगे। अब कुछ लोग क्या लेकर आए थे, ये सिग्नेचर विग्नेचर की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कुछ लोग क्या लेकर आए थे? कैश नहीं लेके आए थे, अपनी जमीन, जमीन दी। जमीन दिया तो भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, जमीन कंपनी के नाम हो चुकी है अब, यही है ना। पहले मेरे पर्सनल नाम थी, अब कंपनी के नाम, प्रूफ दो। अगर कंपनी के नाम नहीं, जो कंपनी के नाम हुई है, ये ओरल अग्रीमेंट था, तो आपने अलग से कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया, तो आपको डिटेल में सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। खत्म। नेक्स्ट, ये तो पॉइंट ही नहीं है। अब समझ में आया? पक्का? बाकी किसी को डाउट है क्या? नहीं?
डाउट होगा तो बच्चों तुरंत पूछने का, क्योंकि शायद यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम को बढ़ने मत दिया करो। कुछ बच्चे आते दीदी पूरा चैप्टर समझना, अरे बाबा चैप्टर इतना लंबा चौड़ा है ना, तुरंत तुरंत पूछो ना, ताकि कल की क्लास समझ में आ जाए। डन, चलो आज की सभा समाप्त।